ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, न सरदार वल्लभ भाई पटेल और ना ही महात्मा गांधी। लेकिन गुजरात में 600 फीट सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ऊंची मूर्ति लगी है, वो जब पलटकर इतिहास देखती है तो बहुत कुछ बातें सामने आती है। नमस्ते, मैं हूं विक्रम दत्त, मेरे साथ में महेंद्र उपाध्याय हैं जो आरएसएस के विचारक भी है और उनके विचारों से जुड़े हुए हैं। आज हम राहुल गांधी के उस मुद्दे की बात करेंगे जिस पर कांग्रेस ने हाय तौबा मचा रखी है, यानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी वोट चोर है और उन्होंने वोटों की चोरी करके सत्ता हासिल की है। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में सबसे पहले वोटों की चोरी किसने की थी? आप चौंक जाएंगे, लेकिन वो नाम है महात्मा गांधी का। जब कांग्रेस में प्रांतीय तत्कालीन जो कांग्रेस की कमेटियां हुआ करती थी, वो 15 कमेटियां थी और वो ही निर्धारित करती थी, यानी लोकतांत्रिक तरीके से कौन अध्यक्ष बनेगा। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 कमेटियों ने अपना मत दिया और उन्हें चुना, लेकिन महात्मा गांधी हर हाल में नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बस वही हुआ, महात्मा गांधी ने अपना अड़ियल रुख अपनाया और अहिंसा को किनारे पे रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूर किया कि वो अपना नामांकन वापस ले। ऐसा ही हुआ और निर्विरोध तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तत्कालीन जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष बने गए। महेंद्र उपाध्याय हमारे साथ में। क्या मामला है? जैसे चोरों की बात, जो वोट चोरी की बात आ रही है, पहला नाम तो महात्मा गांधी का आ रहा है। बिल्कुल। एक फिल्म चल रही, मैं फिल्म बोलूंगा आपको जी। वो फिल्म है वोट चोरी जी, और उसका डायरेक्शन जो है वो है कांग्रेस। उसका प्रोड्यूसर कह लो, हीरो कह लो, वो है राहुल गांधी और उसका साइड हीरो है तेजस्वी यादव। जो वोट चोरी की बात आज कांग्रेस और उसके लोग कर रहे हैं, वो केवल वोट चोरी नहीं है जी। और वोट चोरी का मुद्दा आज का जो दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इतना सारा सब कुछ है। जब तक 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी तो वही कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस का जी मानसिकता का व्यक्ति और जहां कहीं भी कुछ होता है तो तुरंत खड़ा रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो जिहादियों के सपोर्ट में हो, चाहे कोई छोटी किसी उदयपुर में थैले वाले के साथ, कोई जिहादी थैले वाले के साथ घटना घटती है तो सुप्रीम कोर्ट का वकील वहां खड़ा हो जाता है कपिल सिब्बल के तौर पर, जबकि आज और हम उसकी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कपिल सिब्बल कहता है उस समय 2013 में कि सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। क्यों कहता है? क्योंकि उनका तंत्र चलना चाहिए। 2014 से पहले जितने भी वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, वो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे कि कैसे भी कांग्रेस की सरकार हटे और हम इसमें आए। तो वो तंत्र उनका पूरा हो गया और कांग्रेस की सरकार 2014 में हट गई। लेकिन उसके बाद जो भारत की सत्ता आई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार, एक राजनीतिक तौर पर, और भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं उसको। लेकिन वही चीज, वही वामपंथी राहुल गांधी को साथ लेकर, मोहरा राहुल गांधी है लेकिन उसके पीछे कौन है? डीप स्टेट जैसी शक्तियां, कम्युनिस्ट, माओवाद, अलगाववाद, ये सारी शक्तियां उसको राहुल गांधी को आगे किया उसको कि कैसे भी ये आए, ये इसको हम जहां बिठाना चाह रहे हैं वहां बिठाएं, फिर हमारा तंत्र वापस चलाएं। तो ये मोहरा है केवल। जब तक ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बना उससे पहले भारत के साथ रिश्ते उसके अच्छे थे ये। और उसके पीछे जो डीप स्टेट ट्रंप के पीछे जो काम कर रहा है, वो डीप स्टेट ये काम कर रहा है कि मोदी के साथ में कौन है? थोड़ा लाइजनिंग का है ट्रंप के साथ, तो ट्रंप को आगे करके उसको राष्ट्रपति बना दिया। जैसे ही बना और भारत की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में माना और दुनिया ने शक्ति को माना कि भारत के अंदर इतनी ताकत है कि वो 4 दिन में युद्ध समाप्त भी कर सकती है, दुश्मन को नास्ता नेबूद कर सकती है। तो वो किया तो उनको शक्ति को पता नहीं। तो फिल्म भारत में चल रही है, पीछे कौन है? अमेरिका में डीप स्टेट। आप दोनों चीजों को कोरिलेट करिए, अलग नहीं है ये पटरी चलती वैसे चल रही है, रेल की पटरी चलती है वैसे ही काम चल रहा है। उधर डीप स्टेट लगा हुआ है ट्रंप के रूप में, टैरिफ पे टैरिफ लगाने का काम भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की शक्ति बचती है, और इधर राहुल गांधी उसमें लगा हुआ। तो ये दोनों एक जॉइंट वेंचर है, इवेंट जिसको मैनेज करते हैं वैसा इवेंट है ये। और इवेंट किसके पीछे? सेना के पीछे, सिंदूर के पीछे, संस्कार के पीछे,
संसद के पीछे, संविधान के पीछे। आपने संविधान का जिक्र किया, बीच में मैं ये बताना चाहूंगा आपको, सन 1952 में भीमराव अंबेडकर मुंबई के उत्तर लोकसभा सीट से मैदान में उतरे, लेकिन उस दरमियान कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने मिलकर अंबेडकर को हरवा दिया। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया, ये बात अलग है, परिणाम क्या रहे। और बड़ी बात यह है 17,333 वोट थे, उनको खारिज करवा दिया। मतलब यहां पे भी बहुत बड़ा घोटाला। राहुल गांधी जिन वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस ने और सीपीआई ने 1952 में भी किया था। श्रद्धेय, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं जी। श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, बहुत श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हैं और बहुत श्रद्धा है हमारी उनके प्रति। बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो उनको 14,000 वोटों से हारे वो जी, लेकिन जो वोट खारिज जो आपने बताया वो इतना बड़ा मार्जिन था, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था चुनाव आयोग को कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो जांच नहीं हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो बात करता हूं 87 की। 87 में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, इलेक्शन फॉर सिलेक्शन। वो चुनाव किसके साथ होता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जॉइंट वेंचर, वहां चुनाव होता है। और उस चुनाव में क्या होता है? चुनाव में वही होता है जो होना है, वही होता है जो होना। जैसे उन्होंने एक चुनाव करना है, वोट परसेंट कितने होंगे? 6 से 7% वोट होते थे जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद अलगाववादी एक सैयद सलाउद्दीन नाम का एक अलगाववादी नेता खड़ा होता है और वो चुनाव नहीं जीत पाता। तो वो कहता है, इस तंत्र को नहीं कहता है कि भ्रष्टाचार तंत्र इतना बढ़ गया कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता, तो अलगाववाद की, आतंकवाद की राह चुनता है। और वो घाटी में उसके बाद 87 के चुनाव के बाद आप घाटी के अंदर देखते हैं तो इतना बड़ा नरसंहार 1990 का हुआ, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, उसके बाद में अलगाववाद की घटनाएं हुई। और जम्मू कश्मीर जो भारत का एक स्वर्ग कहा जा सकता है, उसके अंदर आज भारत की संस्कृति विलुप्त होने के ऊपर है। आज सेना है वहां पे, तब जाके हम बात कर रहे हैं उसकी, लेकिन भारतीय संस्कृति को विलुप्त करने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। एक उपाध्याय जी दलित वोट की बात करें, बिल्कुल आजादी के बाद में दलित वोट भी कास्ट नहीं हुए या दबदबा या दबंगई थी, वो वोट नहीं करने थी? उसमें सबसे बड़े राज्य का नाम आता बिहार में। सबसे पहले जो चुनाव बूथ कैप्चरिंग का, बेगूसराय का एक छोटा सा गांव है, वहां से बूथ कैप्चरिंग का मामला आता है और वहां पे बोला जाता है बूथ कैप्चरिंग। ये केवल बेगूसराय का नहीं, आप चुनाव का पैटर्न देखेंगे तो वहां चुनाव कैसे होते थे? पूरे भारत का चुनाव एक दिन में होना। तो हमारे पास इतना सुरक्षा एजेंसियां जो सब जगह नहीं लग सकती, संभव है। और बैलेट से होते थे पेपर, और बैलेट पेपर में बूथ को कैप्चर करना वहां पे और उसको बोल देते तेरा चुनाव हो गया। लेकिन कांग्रेस कैसा नैरेटिव फैलाती, कल का वीडियो देख लीजिए आप। उसके अंदर एक भगवा तिलकधारी, भगवा गमछा डाला हुआ, गले में तुलसी की माला पहने हुई, और वो कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी और उनकी टीम ने उसको डाला है। यानी आतंकवादी, भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव सेट करने का काम किया। उसमें उन्होंने मुंह की खाई, लेकिन उनको गुंडा किसको बताना है? जो सनातन को मानने वाला है, जो सनातन संस्कृति को मानने वाला है, जो संविधान को मानने वाला है, जो भारत को मानने वाला है, ऐसे लोगों को वो गुंडा बनाएंगे। और वो कैसे काम करते हैं, इसमें केवल ये नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए। अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला लगाएगा तो वो सुरक्षित है। भगवान शंकर को उनके सामने सवाल पूछेगा, वो नास्तिक का नाटक करेगा, लेकिन 786 का बिल्ला लगाएगा तो अपनी सुरक्षा हो जाएगी। वो अमिताभ बच्चन। आज 16 पिक्चर देख लीजिए, पूरे गांव में एक मौलवी, गांव में लाइट नहीं है, लेकिन उसका बेटा मर जाता है मौलवी का, और उसको जनाजे निकालने के लिए वो कहता है पहले मुझे मंदिर से आवाज, उसके मस्जिद से आवाज आती, लाउड स्पीकर में, गांव में लाइट नहीं है, लेकिन नैरेटिव कैसा? वो कहता है कि पहले मुझे नमाज पढ़ने जाना है, उसके बाद इसका क्रियाक्रम करूंगा। क्रियाक्रम यानी कि उनका जो दफनाने का, गाड़ने का काम वो करेंगे। तो इस तरह का नैरेटिव, बॉलीवुड इंडस्ट्री पीछे नहीं है, ये सब एक जुट है, सब मिला जुला जिसको कह सकते हैं, वो तंत्र वहां से चलता है, ऐसा है। आगे बढ़े उससे पहले आप एक राहुल गांधी का वीडियो देखें, राहुल गांधी उसमें क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था,
रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे, बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उनकी सरकार ही चुरा ली, उसके साथ में वोटों का जो घपला हुआ या कहें वोट चोरी जो किए हैं, महाराष्ट्र का भी नाम शामिल है और छत्तीसगढ़ का भी। क्या मामला है ये? देखिए, जहां वो हार जाते हैं तो या तो पहले ईवीएम को दोष देते थे, अभी वो डीप स्टेट से फंडिंग और सारा सब कुछ आ गया तो अब वोट चोरी की नई फिल्म आ गई। फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है। वो हिमाचल में सही है, जहां जीते वहां सही है, कर्नाटक में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत कहां है? एमपी में गलत है, महाराष्ट्र में गलत है, गुजरात में गलत है, राजस्थान में गलत है। जहां हम नहीं जीते, उनको चाहिए पावर एट एनी कॉस्ट। हमको पावर में रहना है एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको पावर में रहना, सत्ता में रहना। क्यों? क्योंकि वंशवाद जो चल रहा है ना, नेहरू जी कैसे आपने प्रारंभ में बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अच्छे कैंडिडेट, उनको वोट मत मिले और उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, क्योंकि विचार कहां से आता है? ए यू हुम, अंग्रेज, उसने कांग्रेस की स्थापना की। क्यों की? क्योंकि अंग्रेजों को लगा 1857 से ज्यादा बड़ी क्रांति भारत में होने वाली है, क्रांतिकारी करने वाले हैं, तो हमको सेफ्टी वॉल के रूप में क्या करना चाहिए? तो सेफ्टी वॉल के रूप में कांग्रेस की स्थापना की 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और वो थोड़े दिन ठीक चलता है, काम चलता है, उसके बाद में उनको लगता है कि अब काम हमारा अंग्रेजों का चलने वाला नहीं, तो फिर वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आती है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, मैं बताता हूं आपको वोट चोरी कैसे होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग स्थापना के बाद भारत के अंदर एक मिंटो मार्ले, दो अंग्रेज थे, उन्होंने एक अपना कुछ दिया, बनाया, ब्रिटिश रूल था उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मिंटो मार्ले रूल के अनुसार हमको जो जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां मुस्लिम लीग चुनाव लड़ेगी और वोट कास्ट भी वही करेंगे। और ऐसा भारत में हुआ और उसका परिणाम ये निकला, जहां जहां मुस्लिम संख्या थी, जहां संख्याबल में ज्यादा थे, उन सीटों पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही लड़ेगा चुनाव और जीतेगा भी वही। तो ऐसी 300 350 सीटें थी और 350 में से 325 मतलब 3-4 सीटें हारे थे वो लोग, बाकी सीटें मुस्लिम लीग ने किया। तो उनका वो तंत्र वहां से चल रहा है, इनको पोषण करने का, भारत को तोड़ने का, भारत की संस्कृति को तोड़ने का, किस तरह से। और देश का विभाजन आज 14 दिसंबर है, अगस्त है, और 14 अगस्त यानी कि विभाजन की विभीषिका के रूप में हम मानते हैं। उस लाखों करोड़ों भारतीयों ने उस विभाजन की लाल रेखा को पार नहीं कर पाए। जहां अपना घर था, अपना व्यापार था, उसको छोड़ना आप कल्पना नहीं कर सकते कितना दर्द उन्होंने झेला होगा। अपनों के सामने अपनी बहन बेटी को लुटते देखा, उनके साथ बलात्कार होते देखा और अपने बच्चों को गाजर मूली की तरह कटते हुए देखा, तो उसको हम भूल नहीं सकते। तो वही विचार आज भी कांग्रेस उस विचार को आगे लेकर भारत को तोड़ने का काम कर रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस जिस वोट चोरी को हथियार बना रही है, बिल्कुल फ्रॉड है या वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? देखो, सारी दुनिया में हम थे। चक्रवर्ती सम्राट किसी ने दिया है तो भारत ने दिया। अयोध्या से चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम के परिवार से थे, उन्होंने पूरी दुनिया में राज किया। आज कहीं भी दुनिया में खोदते हैं ना, खुदाई करते हैं, तो वहां क्या मिलता है? स्वास्तिक मिलता है, गणेश जी की मूर्ति मिलती है, शंकर भगवान की मूर्ति मिलती है, यानी कि नीचे भी जहां खोदते हैं वहां हम मिलते हैं।
ऊपर भी जहां खोलोगे तो भारत ही मिलेगा। लेकिन ये कांग्रेसियों ने, इस राहुल गांधी ने बहुत गलत काम कर दिया है। ये वो पन्ने खोल दिए जहां फंसना इनके परिवार को ही है। वो नेहरू भी फंसेंगे, इंदिरा भी फंसेंगी, संजय गांधी फंसेगा, राजीव गांधी फंसेंगे और वर्तमान में दोनों भी फंसेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांटे तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। चोर बोल देगा कोतवाल को, ठीक है। ये कोतवाल नहीं है तो पूरा कुनबाई उस घपले में आने वाला है। उनको लगता है ये सब पूरा उसके अंदर बहुत जड़ों के अंदर फंसने वाले। वो जड़ों के अंदर जो डाला ना कुछ दवाई, वो दवाई डाल दी है। और मैं आपको एक और दवाई बता दूं, सोनिया गांधी, विवाह हुआ 70 के दशक में, 1968 के आसपास विवाह हुआ, भारत आ जाती है। सोनिया गांधी को नागरिकता मिलती है 1983 में जी। लेकिन 1980 का जो चुनाव होता है उसमें सोनिया गांधी, जहां इंदिरा गांधी का निवास था प्रधानमंत्री का, उस एरिया में वोट कास्ट करती है। ये खुलने वाला है 2-3 दिन में, आ जाएगा आपके सामने। तो ये भी बहुत बड़ा। और उसके बाद क्या होगा तो वो भी एक विदेशी नागरिक भारत के अंदर आगे, वही काम आज कर रही कांग्रेस। असम में किया इन्होंने 1969 से लेकर 1985 में असम में घुसपैठियों को बुलाया, अंदर डाला, विदेशी नागरिकों को मतदान करवाया, उनको वोटर लिस्ट में ऐड करवाया और अपनी सरकारें बनवाई। वहां पे षड्यंत्र हुआ और बहुत सारे इल्जाम कांग्रेस पर पहले भी लगे असम में भी। तो ये विदेशियों को, घुसपैठियों को बुलाना, आज बंगाल की हालत देख लीजिए। आज बंगाल में इतने घुसपैठिए, अब बिहार में क्या है, वो क्यों कर रहे हैं जी? वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि आज वोटर लिस्ट बनी है, उसका पुनर्निरीक्षण होगा समय समय, होना ही भी चाहिए, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, हम जो कहें वैसा होना चाहिए, हमारे लिए ठीक है, वहां करो तो गलत, वहां करो तो ठीक। दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का बीज बोया है, उपाध्याय जी का कहना है कि कहीं न कहीं इनके राह में रोड़ा बनने वाला है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBN हिंदी।